हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। यहाँ पे जो आदि मानव है, अर्ली मैन है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। उनके ट्रेल का मतलब पद चिन्ह, कि उन्होंने अपने जीवन का जो सफ़र है उसको किस प्रकार से तय किया, उसके बारे में जानने वाले हैं। कैसे उनकी लाइफ में स्टोन का क्या रोल रहा, फायर का क्या रोल रहा, और किस प्रकार से वो आगे बढ़ा, वो सारा हम लोग जानने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो अर्ली मैन जो था वो हमेशा मूव पे क्यों रहता था, कि एक जगह से दूसरी जगह वो हमेशा मूव क्यों करता था। देखिए, अब ये जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बारे में लगभग 2 मिलियन ईयर पहले जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। हमारे जो उस समय अर्ली मैन थे वो हंटर और गैदरर्स थे। हंटर का मतलब शिकार करते थे और गैदर का मतलब वो इकट्ठा करने वाले थे। इसका मतलब वो शिकार करके अपने भोजन को खाते थे और कुछ ना कुछ चारों तरफ से जो भी खाने पीने का मिलता था उसे वो इकट्ठा करते थे, और इस प्रकार से उनको अपना भोजन मिलता था। यूजुअली वो जानवरों को शिकार करते थे, जिसमें जंगल के जानवर हैं, उसके अलावा फिश हो गई, बर्ड्स हो गए, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक, एग्स आदि को वो कलेक्ट करके अपना भोजन प्राप्त किया करते थे। और ट्रॉपिकल एरियाज की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स उनको देखने को मिलते थे, और इन्हें वो लोग खाने के काम में लिया करते। बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो मनुष्य भी तेज दौड़ सकते थे और उनसे ताकतवर भी थे। इस प्रकार के जानवरों को पकड़ने के लिए उन्हें कुछ औजारों का या वेपन्स का भी प्रयोग करना पड़ता था, और उन्हें बहुत तेज तरार और चालाक होना पड़ता था। उन्हें यह भी देखना पड़ता था कि कौन से पौधों को हम लोग खा सकते हैं और कौन से पौधे ऐसे हैं अगर उन्हें खा लिया तो हम मर सकते हैं, क्योंकि वो जहरीली भी हो सकते थे। सीजन्स का भी वो ध्यान रखते थे कि कौन सी सीजन में किस तरह के फ्रूट्स हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 4 रीजन्स की हम लोग बात करेंगे कि ये जो हंटर गैदर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। पहला उनका ये कारण है कि अगर वो एक जगह पे लंबे समय के लिए रहते थे तो वहां पे जितने भी प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए उन्हें फूड की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा उनका कारण ये था कि जितने भी ये बड़े शिकारी थे वो छोटे शिकार की तलाश में, जैसे कि बड़े बड़े लोयन टाइगर वगैरह हुए, ये छोटे शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो उनको फॉलो करना पड़ता था। और उसी के साथ साथ में छोटे जानवर जैसे डियर, कैटल वगैरह हैं, वो ग्रास और लीव्स की तलाश में दूसरी जगह जाते थे, तो उन्हें उनको भी फॉलो करना पड़ता था। और तीसरा कारण, उनका जो बड़ा कारण था, वो ये था कि उनको प्लांट्स और ट्रीज जो कि सीजनल फ्रूट्स उन्हें देते थे उन सब का भी ध्यान रखना पड़ता था, और सीजन्स के अनुसार उन्हें जहाँ पे फ्रूट्स मिलते हैं वहाँ पे उन्हें मूव करना पड़ता था। इसी के साथ में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था वाटर, क्योंकि वाटर के बिना उनका कोई भी काम नहीं हो पाता था। तो लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में जहाँ पानी होता था वहाँ वो मूव किया करते थे, और वो ऐसी रिवर्स और लेक को पसंद करते थे जो पेरेनियल, इसका मतलब पूरी साल पानी की सप्लाई उन्हें दे सकती थी, उनको वो फॉलो किया करते थे। और इन्हीं के आसपास में वो अपने छोटे छोटे घर बनाया करते थे या उनके पास में वो रुका करते थे। और अक्सर विंटर समर सीजन्स जो है उनके अनुसार भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता था, और कई बार वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने के लिए भी दूर दूर तक चले जाया करते थे। अब इन सब लोगों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। आर्कियोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो जो कि इन सारे लोगों के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ये जो हंटर और गैदरर्स हैं उनके बारे में हमें जानकारी वो देते हैं, किस प्रकार से उन्होंने जो स्टोन, वुड, बोन आदि से टूल्स बनाए आज तक भी उपलब्ध हैं, उनके द्वारा जानकारी मिलती है। उसी के साथ साथ में इन टूल्स को वो मीट को काटने के लिए, बोन्स को काटने के लिए, बार्क जो पेड़ की खाल होती है उसे उतारने के लिए, और एनिमल्स की जो हाइड्स, स्किन होती है उसको काटने के लिए वो काम में लेते थे। साथ ही साथ फ्रूट्स और रूट्स को काटने के लिए काम में लेते थे। इसका मतलब इन जो टूल्स को वो लोग प्रयोग किया करते थे उनके द्वारा हम लोग उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं, जिन्हें अपने फूड के लिए वो या हंटिंग के लिए बहुत अधिक काम में लिया करते थे। और इसी के साथ साथ में लकड़ी को काट के वो फायरवुड के रूप में भी काम में
लेते थे। लकड़ी को अपने घर और टूल्स बनाने के लिए भी वो अक्सर वो प्रयोग में लेते थे। कौन से जगह रहना है और कौन सी जगह नहीं रहना है, इसको भी वो अक्सर समय समय पे देखते थे। यहाँ पे आपको सामने जो मैप दिखाई दे रहा है उसमें रेड ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। रेड ट्रायंगल्स वाली जो जगह है, जैसा कि आपको नीचे दिख रही है, कुरनूल केव्स, हुंसगी, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत अधिक मात्रा में हंटर्स और गैदरर्स हैं उनके एविडेंसेस प्राप्त किए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं। इनके बारे में खास बात ये है कि ये वाटर सोर्सेज के पास में मिले हैं, जिनके पास में रिवर्स हो सकते हैं या लेक्स हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ में स्टोन के टूल्स हैं, वो भी उनके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। इसलिए वो ऐसी जगह की तलाश करते थे जहां पे अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स उनको मिल सके और उनसे वो अच्छी मात्रा में या अच्छी क्वालिटी के टूल्स को वो बना सके। और बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पे इस तरह के टूल्स बहुत अधिक मात्रा में बनते थे। उन्हें वो फैक्ट्री साइट्स कहा करते थे। जैसे आज के ज़माने में फैक्ट्री होती है जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है, उसी प्रकार से उस ज़माने में फैक्ट्री साइट्स हुआ करती थी जहाँ पे टूल्स का बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हुआ करता था। ये जो फैक्ट्रीज थी वो कहाँ थी, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इनका जानने का जो स्थान है वो ये है कि जितने बड़े बड़े रॉक्स थी, चट्टानें थी, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। वहाँ पे अक्सर हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ अवशेष मिलते हैं, कुछ बेकार पत्थर मिलती है, या कुछ जो टूल्स के बचे हुए चिप्स मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उससे हमें ये आइडिया लगता है कि यहाँ पे पत्थर को काटने की या टूल्स को बनाने की फैक्ट्री साइट्स हुआ करती थी। और इन्हीं साइट्स के साथ साथ में कुछ ऐसी जगह थी जिन्हें हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहा जाता था। इसका मतलब फैक्ट्री के साथ साथ में लोग वहाँ रहते भी थे, इसलिए उसको हैबिटेशन यानी निवास यानी रहना कम फैक्ट्री, हैबिटेशन और फैक्ट्री दोनों वहाँ साथ में हुआ करते थे। स्टोन टूल्स के बारे में किस प्रकार से वो लोग चला करते थे, स्टोन टूल्स को वो किस प्रकार से बनाया करते थे, जो मुख्य दो तरीके थे उनमें से पहला तरीका है स्टोन से स्टोन बनाने का। यहाँ पे कोई भी पेबल या पत्थर लेंगे जिससे टूल बनाया जाएगा उसे कोर कहा जाता है। और दूसरा स्टोन जो होगा उसे हथौड़े के रूप में वो लोग काम में लेंगे और उससे क्या करेंगे, पहले पत्थर को वो आकार देंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अर्ली मैन बैठा है और एक पत्थर को सर्कुलर आकार दे रहा है और दूसरे पत्थर से हथौड़े के रूप में वो काम में ले रहा है। तो इस प्रकार से एक स्टोन से दूसरे स्टोन का निर्माण वो लोग करते थे। और दूसरा तरीका ये हुआ करते था जिसमें क्या करते थे, एक पत्थर को जमीन पे रखते थे और प्रेशर से हथौड़े से उसको मारते थे और उसके जो टुकड़े थे उनको वो अपने अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार ढालते थे। तो ये दो तरीके हमें स्टोन टूल्स बनाने के मिलते हैं। आगे की बात करें तो उनको फायर का कैसे पता लगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कुरनूल केव्स जो कि लगभग साउथ इंडिया में नीचे की तरफ हमें देखने को मिलती है, वहां पे हमें फायर के जो है वो ट्रेसेस मिलते हैं। किस प्रकार से ट्रेसेस मिलते हैं, वहां पे ऐश हमें देखने को मिलती है। ऐश का मतलब राख होता है। तो राख जब हमें देखने को मिलती है तो उससे आइडिया लगता है कि लोग फायर के बारे में वहां जानते थे। तो फायर से लोग उस समय पे कुकिंग या जानवरों को डराना, मीट को पकाना, इस तरह के कई काम करते हैं। आज भी आप लोग देखते हैं कि फायर जो है हमारे लिए बहुत अधिक यूजफुल है। एनवायरनमेंट जो है समय समय पे बदल रहा था। लगभग मैं 12,000 ईयर्स पहले की बात करूं तो अचानक से एनवायरनमेंट में बहुत अधिक बदलाव आया और पहले जो कोल्ड क्लाइमेट था वो वार्म क्लाइमेट में बदल गया। इसके कारण से ये जो कोल्ड एरियाज हैं वो ग्रासलैंड्स में बदल गए और कोल्ड एरियाज में जो जानवर थे उनमें भी काफी मात्रा में बदलाव आया। अब यहाँ पे डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल आदि प्रकार के जानवर जो कि ग्रासलैंड्स में सर्वाइव करते हैं वो देखने को मिलते हैं। और धीरे धीरे मनुष्य ने ये जान लिया कि इनकी फूड हैबिट्स क्या है, उनकी ब्रीडिंग सीजन क्या है। तो धीरे धीरे उसने इनको पालना और उनको अपने साथ में रखना सीख लिया था। और फिशिंग भी इस समय तक एक इम्पोर्टेंट व्यवसाय बन चुका था। लोगों ने धीरे धीरे अनाज को उगाना शुरू कर दिया जिसमें वीट, बार्ले, राइस आदि जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग एरियाज में लगाए जाने लगे। मैन, वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं वो इन अनाज को इकट्ठा किया करते थे और जान लेते कि कब ये अनाज पक जाएगा, कब हमें इसे खाना है, और वो इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। अब नेम और डेट्स के बारे में हम लोग बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो हैं उन्होंने इन विशेष समय को अलग अलग प्रकार के नेम दिए हैं। पहला नाम जो उन्होंने दिया है वो पैलियोलिथिक दिया है।
पैलियोलिथिक जो है एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना है, पैलियो और लिथोस। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। इसका मतलब हो गया ओल्ड स्टोन एज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे स्टोन के जो टूल्स हैं उनका बहुत अधिक यूज हुआ था। और पैलियोलिथिक एज जो है वो हमारा 2 मिलियन ईयर्स एगो से शुरू हुआ था और लगभग 12,000 ईयर्स एगो तक चला था। बहुत लंबा समय है, इसलिए इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। तो सबसे लंबा समय है ये, हिस्ट्री का जो है 99% हिस्सा कवर करता है। लगभग 12,000 ईयर्स पहले एनवायरनमेंट में जब बदलाव आया, उससे लेके 10,000 ईयर्स एगो की हम लोग अगर बात करें तो उसको मिडिल स्टोन एज या मेसोलिथिक कहा जाता है। और उसके बाद का जो समय था उसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। यहाँ पे माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथ का मतलब जैसे कि आपको बताया गया लिथोस का मतलब स्टोन होता है। तो इस समय पे बहुत छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं उनको यूज किया जाने लगा था, इसलिए इसको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। उस समय पे लोगों ने एक काम और शुरू कर दिया था, वो था रॉक पेंटिंग। जैसा कि आपको सामने इस रॉक पे पेंटिंग दिखाई दे रही है, उस समय के लोग धीरे धीरे पेंटिंग करने में एक्सपर्ट हो रहे थे और रॉक पे उन्होंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। इसके एग्जाम्पल्स हमें मध्य प्रदेश, सदर्न उत्तर प्रदेश आदि जगह पे मिलते हैं, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स और अन्य चीज़ों की पेंटिंग हमें देखने को बहुत ही शानदार तरीके से मिलती है। ये सब कौन करता था? यहाँ पे बात हो रही है कि अलग अलग प्रकार के काम अर्ली मैन करता था, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कि ये एग्रीकल्चर वाला काम लेडीज करती थी या जेंट्स करते थे। इस बात का भी कंफ्यूजन है कि शिकार जो है वो लेडीज करती थी या जेंट्स करते थे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक काम लेडीज करते थे, दूसरा काम जेंट्स करते थे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों काम मैन और वुमेन दोनों मिलके करते थे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक इतिहासकारों को या जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको इस चीज में किसी प्रकार का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो सब लोग इस चीज का अंदाजा ही लगाते हैं। हुंसगी एक ऐसी साइट है जो इंडिया में, साउथ इंडिया में हमें मिली है, जो कि कर्नूल केव्स के पास में है। वहाँ पे बहुत सारी पैलियोलिथिक साइट्स हमें मिली है और कुछ साइट्स ऐसी हैं यहाँ पे टूल्स जो है बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं और वो अलग अलग प्रकार के मिले हैं। और यहाँ पे हो सकता है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स रही होंगी, जहाँ पे टूल्स को बनाने की फैक्ट्री और साथ ही साथ में हैबिटेशन मतलब यहाँ लोग रहा भी करते थे। कुछ अन्य साइट्स भी मिली है जो ऐसे सजेस्ट करती है कि यहाँ पे टूल्स बनाए जाते थे। कुछ साइट्स ऐसी हैं जो पानी के सोर्स से, जैसे स्प्रिंग्स वगैरह हैं, उनके पास में मिली है। और बहुत सारे जो टूल्स हैं वो ऐसे मिले हैं जो लाइमस्टोन से बने हुए हैं, जो कि उस समय बहुत अधिक अच्छी मात्रा में उपलब्ध था। दोस्तों, तो यहाँ पे ये अपना चैप्टर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।